हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, हमारी जो जीके की क्लास हो रही है उसमें हमारा प्राचीन इतिहास पूरा समाप्त हो गया है। यानी कि प्राचीन इतिहास का हमने जो भी सिलेबस था वो हमने ख़त्म कर लिया है। और यह जो जीके की क्लासेस हो रही हैं ये आपके बीआरओ के सभी पदों के लिए और आईएमए के जो आपके वैकेंसी आई थी उसके लिए है। हालांकि यह जो आपकी जीके क्लास है यह सभी एग्जाम्स के लिए क्विक रिवीजन की तरह आपकी काम करेगी। और यह जो जीके की क्लास है यह मैं आपको क्विक रिवीजन की तरह ही दे रहा हूँ, क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है। और अभी हमने जो आपका एंशियंट हिस्ट्री यानी कि जो प्राचीन भारत था या प्राचीन इतिहास है उसको हमने 5 क्लास में समाप्त कर दिया है। उसमें से केवल आपको मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं जितना भी हमने आपको बताया है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अभी बीआरओ के हिसाब से। और अभी आपके बीआरओ के एडमिट कार्ड्स भी आने शुरू हो गए हैं। सभी पदों में जो है वो आपका जीके पूछा ही जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में बहुत से जो आपके राजवंश हुए। मध्यकालीन भारत में तो यहाँ जो मध्यकालीन भारत है यहाँ पर हमारा 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य को यह जो आपका समय है 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य, यह समय आपका मध्यकालीन भारत कहलाता है। अगर इसे हम दो भागों में बांटते हैं, यानी कि जो पहला काल है हमारा वह 750 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, और जो दूसरा है वो 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक को इसमें हम बांट सकते हैं। जो हमारा पहला है इसमें हम विभिन्न तरह की जो विदेशी आक्रमणों की शुरुआत होती है और विभिन्न वंशों के जो उदय होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जबकि हमारा जो दूसरा पार्ट है इसका 1000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और जो विदेशी जो अंतिम विदेशी आक्रमण थे जैसे कि मोहम्मद गौरी का, महमूद गजनवी का, ये सारे आक्रमण हमारे इस पार्ट में आएंगे। तो आज जो हमारा बेसिकली क्लास है वो हमारे प्रथम चरण में है। 750 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच की हम आज चर्चा करेंगे और कल हम चर्चा करेंगे इसके दूसरे पार्ट की। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं जो हमारा प्रथम चरण को भारत में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों के उदय के रूप में जाना जाता है। और यह जो शक्तियां हैं ये हैं उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, पूर्व में पाल वंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। अब यहाँ पर ये 3 जो राज्य हैं या 3 जो शासक हैं इनके बारे में ही इसलिए बताया गया है क्योंकि ये जो थे उस समय के ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य थे। और ये जो गंगा का दोआब था, गंगा का क्षेत्र था, उस पर आधिपत्य के लिए आपस में संघर्षरत थे। यानी कि इनके आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी, संघर्ष जारी रहते थे। इन तीनों के आपस में ही संघर्ष को नाम दिया गया है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन शक्तियों के बीच में हुआ था या किन राज्यों के बीच में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश, पूर्व में पाल वंश, यानी कि ये जो पाल वंश था पूर्व में ये पश्चिम बंगाल की तरफ था पाल वंश, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये हमारा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के आसपास था, हरियाणा के आसपास इनका शासन था। और जो पाल वंश थे इनका बंगाल में शासन था और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का शासन था। तो जो गंगा का दोआब क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पर ये गंगा की जो तटीय इलाके थे वह उपजाऊ रहते हैं, अभी भी उपजाऊ हैं। और हमेशा से क्योंकि यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टियाँ निर्मित होती हैं बाढ़ के समय में, उसकी वजह से ये जो गंगा का क्षेत्र है ये काफ़ी उपजाऊ है। इसके बारे में जब हम भारत की जलोढ़ वगैरह ये हम पढ़ेंगे, जब जब ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे उसमें तो यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष इन 3 शक्तियों के बारे में था। और जो दूसरा चरण है यहाँ भी हमने बताया कि तीनों शक्तियों के बिखराव और पतन के फलस्वरूप है, और साथ ही साथ यहाँ पर महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी का आक्रमण यहाँ पर शुरू हो गया था। तो अब इसके आगे हम सबसे पहले देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश को या पाल वंश भी कहते हैं, और यह हमने आपको बताया इनका राज्य कहाँ पर था। इनका राज्य पूर्व में था, पूर्वी भारत में, यानी कि बंगाल के क्षेत्र में था। और यह है जो पल्लव वंश था उसका उदय तब हुआ जब सातवाहन वंश अपने पतन की ओर था। और जो सातवाहन वंश था इस वंश के सामंत हुआ करते थे पल्लव वंश। तो यह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पल्लव या पाल शासक किन शासकों के सामंत हुआ करते थे। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा
सातवाहन वंश के सामंत कौन थे? पल्लव वंश के शासक थे। और जो पल्लव वंश का संस्थापक भी पूछा जा सकता है, तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह था शिव स्कंद वर्मन। पल्लव वंशों ने अपने शासनकाल को कांची को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर इनके पल्लव वंशों की राजधानी पूछा जा सकता है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो कांची में इनकी राजधानी थी। और इस काल के प्रमुख जो शासक थे वो सिंह वर्मा प्रथम, शिव स्कंद वर्मन प्रथम। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि यह जो शिव स्कंद वर्मन संस्थापक था और यह शिव स्कंद वर्मन प्रथम, ये दूसरा कोई है। फिर आगा वीरकुर्च, शांद वर्मा द्वितीय, कुमार विष्णु प्रथम, सिंह वर्मा द्वितीय और विष्णुगुप्त। तो यहाँ पर इनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, यह आपके एसएससी वगैरह में पूछे जा सकते हैं। यदि आप बीआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ कर आपकी 3 लाइनें ऊपर की इम्पोर्टेंट हैं कि सातवाहन के सामंत थे पल्लव, और पल्लव वंश का संस्थापक शिव स्कंद वर्मन, और पल्लवों की राजधानी कांची थी। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 9 स्टार लगा सकते हैं। जो कांची का कैलाश मंदिर है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक या किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो कांची का जो कैलाश मंदिर है उसको पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं चालुक्यों के बारे में। जो चालुक्य थे इनका जो शासन था यह कर्नाटक में था। और यह जो चालुक्य थे इनके जो शासन काल है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, या कह सकते हैं कि चालुक्य थे वो खुद 3 पार्ट में विभाजित हो गए थे। पहली जो शाखा थी वो पश्चिमी शाखा थी, जिसे वादामी या वातापी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। दूसरी शाखा थी, इसे कल्याणी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो शाखा थी यह वेंगी के चालुक्य के नाम से जानी जाती है। इसमें जो आपकी मूल शाखा थी वह थी आपकी इनकी प्रारंभिक शाखा वादामी या वातापी के चालुक्य। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो चालुक्य थे उनकी मूल शाखा कौन सी थी। तो वादामी के चालुक्य जो थे यह चालुक्य राजाओं की मूल शाखा थी। और इन बादामी के चालुक्यों में पुलकेशिन प्रथम इस वंश का संस्थापक था, और यही चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा भी था। यहाँ पर मैं आपको केवल वही चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो आपके अभी बीआरओ और आईएमए के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। बाकी इसके जो डिटेल में वीडियो है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होंगी। लेकिन अभी आपका फ़िलहाल जो एग्ज़ाम है बीआरओ का और आईएमए का, उस पर आपको फोकस करना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चोल वंश, जो चोल वंश था यह कहाँ पर था? यह तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में था, और चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। ठीक है, और आरंभिक चोल शासक कार्यकाल चोल थे जिन्होंने 2री शताब्दी में शासन किया था। यहाँ से चोल वंश में आपको सिर्फ इनकी राजधानी याद रखना है। चोल शासकों की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। चोल वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ जिसका नाम था राजराज प्रथम, और राजराज प्रथम ने अपने शासन के दौरान अपने राज्य को बहुत ऊंचाइयों पर ले गया, और इस समय यह जो था वह अपनी शीर्ष अवस्था में था। और राजराज प्रथम ने तंजावुर यानी कि अपनी राजधानी में तंजावुर में, और तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में, भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर बनवाया जो उसके नाम से राजराजेश्वर मंदिर कहलाया। तो यहाँ भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि जो तंजावुर या तमिलनाडु का जो राजराजेश्वर मंदिर है उसे किस वंश के शासक ने या किस राजा ने बनवाया था। तो यह राजराजेश्वर मंदिर चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। और अगर आपसे पूछे कि राजा का नाम क्या था तो राजराज प्रथम इसका नाम था। अब इसके आगे हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश, और यह वंश है सभी वंशों में इम्पोर्टेंट। जितने भी हमने आपको प्रश्न बताए हैं पिछले राजवंशों से या शासकों से, उनमें उससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। लेकिन यह जो राष्ट्रकूट वंश है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वंश है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वह कौन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, जिसने चालुक्यों को हराया था और उसके बाद ही इसने अपनी राजधानी बनाई। जो दंतीदुर्ग का उत्तराधिकारी था कृष्ण प्रथम,
कृष्ण प्रथम ने एलोरा के एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसे आप जानते ही होंगे, और यहाँ भी प्रश्न पूछा ही जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। वह है कृष्ण प्रथम था। कृष्ण प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? दंती दुर्ग का था, और यह है राष्ट्रकूट वंश का था। यानी कि अगर हम एक लाइन में कहें तो यह कह सकते हैं कि द्रविड़ शैली के एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ शैली भी पूछी जा सकती है, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। जो द्रविड़ शैली होती है आपकी, जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनते हैं उनको बोला जाता है द्रविड़ शैली, और द्रविड़ शैली को पिरामिड नुमा शैली भी बोला जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वह आप देखेंगे कि कुछ पिरामिड नुमा आकार में है। इस तरह से दक्षिण भारत के सारे मंदिर बने हुए हैं, तो इसलिए जो द्रविड़ शैली है उसको हम पिरामिड नुमा शैली भी बोलते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर इस तरह आपको दिखेंगे, उनकी संरचना। इसके अलावा जो आपकी नागर शैली है, नागर शैली उत्तर भारत की जो मंदिर बनाने की या मंदिर निर्माण की जो शैली उत्तर भारत में प्रचलित थी उसे नागर शैली कहा जाता है। और द्रविड़ शैली, नागर शैली का दोनों को सम्मिलित रूप से जिन मंदिरों का निर्माण किया जाता था उसे बेसर शैली कहा जाता था। इसके बाद हमारा आता है गुर्जर प्रतिहार वंश। जो गुर्जर प्रतिहार वंश था यह गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के शासक थे, और प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था, यानी कि प्रतिहार वंश की जो नींव रखने वाला शासक था वह नागभट्ट प्रथम था। और प्रतिहार वंश का जो सबसे प्रसिद्ध या सबसे महान शासक हुआ उसे मिहिर भोज कहा जाता है। तो यह था आपका मध्यकालीन भारत का जो प्रथम पार्ट था, और इसके जो आपके महत्वपूर्ण वंश थे उसके बारे में। अब कल हम पढ़ेंगे गजनवी के आक्रमण, यानी कि इसका हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो 1000 से 1200 ईस्वी तक का था। गजनवी के आक्रमण पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, कि कैसे दिल्ली सल्तनत का निर्माण हुआ, गजनवी ने भारत में कब आक्रमण किया, कितनी बार की, ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।